दोस्तों, आज जो ईमेल मैं आपको सुनाने जा रहा उसे पढ़ने के बाद मैं खुद कई रातों तक सो नहीं पाया। ये सिर्फ भूत प्रेत की कहानी नहीं है, ये उस नफरत की कहानी है जो इंसान को इंसान नहीं रहने देती। इस कहानी को भेजने वाली लड़की ने अपना नाम, अपना शहर, यहाँ तक कि अपनी पहचान तक छुपाने की गुजारिश की है। उसका कहना है कि कुछ साए नाम सुनकर भी पीछा ढूंढ लेते हैं। तो लाइट थोड़ी धीमी कर लीजिए और ध्यान से सुनिए, क्योंकि आज की कहानी में डर किसी जंगल या शमशान में नहीं, एक अपने ही घर में छुपा बैठा था। दिन था 10 मई 2026। वो लिखती है, मैं नहीं जानती कि आप मेरी बात पर यकीन करेंगे या नहीं, लेकिन अगर मैं ये सब अपने दिल में दबाकर और जीती रही तो शायद पागल हो जाऊंगी। मेरी कहानी उस दिन शुरू हुई थी जिस दिन मेरा जन्म हुआ। लोग कहते हैं कि बच्चे के जन्म पर घर में खुशियां आती हैं, लेकिन मेरे जन्म वाले दिन हमारे आंगन में बैठे सारे कौवे एक साथ चीखने लगे थे। दादी कहती थी कि उस रात घर के पीछे वाले पुराने कुएं से किसी औरत के रोने की आवाज आ रही थी और मेरी ताई जी पहली बार मुझे गोद में लेने के बाद चुपचाप मुस्कुराई थी। ऐसी मुस्कान जो इंसान खुश होकर नहीं देता। मेरी माँ मेरे जन्म के कुछ महीनों बाद ही गुजर गई। उसके बाद घर की पूरी जिम्मेदारी ताई जी के हाथ में आ गई। बचपन से ही मुझे एहसास कराया गया कि मैं इस घर पर बोझ हूँ। नौकर मुझसे बात नहीं करते थे। मेरे खिलौने अचानक गायब हो जाते। रात में मेरे कमरे का दरवाजा अपने आप खुल जाता। लेकिन सबसे डरावनी बात, हर सुबह मेरे बिस्तर के नीचे राख मिलना था। बिल्कुल ताजी राख, जैसे किसी ने रात भर वहां कुछ जलाया हो। मैं तब सिर्फ 10 साल की थी। उस रात तेज बारिश हो रही थी, बिजली बार बार चमक रही थी। मैं अचानक नींद से उठी क्योंकि मुझे लगा कोई मेरे बिस्तर के नीचे धीरे धीरे सांस ले रहा है। लंबी सड़ी हुई सांसें। मैं डर के मारे जम गई। तभी बिजली चमकी और मैंने देखा मेरे कमरे के कोने में ताई जी खड़ी थी। उनके हाथ में मिट्टी का एक छोटा कटोरा था जिसमें कुछ चल रहा था। वो बहुत धीमी आवाज में कुछ पढ़ रही थी और उनके पीछे दीवार पर एक दूसरा साया था, लेकिन वो साया ताई जी का नहीं था। उसके सर पर सींग जैसे उभरे हुए थे और उसकी गर्दन टेढ़ी थी। मैं चीख पड़ी। जैसे ही कमरे की लाइट जली, वहां कोई नहीं था, सिर्फ फर्श पर राख से बना एक गोल घेरा और उसके बीचों बीच पड़ी एक मरी हुई काली बिल्ली जिसकी दोनों आंखें गायब थी। उस घटना के बाद मैं कई दिनों तक बीमार रही। एक रात प्यास लगी तो मैं पानी पीने नीचे गई। तभी मैंने आंगन के पीछे वाले रास्ते पर किसी को जाते हुए देखा। वो ताई जी थी। मेरे अंदर जाने कैसे हिम्मत आ गई और मैं चुपके से उनके पीछे चली गई। घर के पीछे एक बहुत पुराना कुआं था जिसे सालों पहले बंद कर दिया गया था। ताई जी उसके पास बैठी थी, लेकिन वो अकेली नहीं थी। कुएं के अंदर से कई दूसरी आवाजें भी आ रही थी। एक भारी खरखराती आवाज जो बार बार सिर्फ एक ही शब्द बोल रही थी, मरजात, मरजात। ताई जी हंस रही थी और फिर उन्होंने कहा, बस कुछ साल और फिर वो पूरी तरह तुम्हारी हो जाएगी। टाइम बीतता गया। 18 साल की उम्र में मैं शहर पढ़ने चली गई। पहली बार लगा कि शायद उस डर से दूर आ गई हूँ। वही मेरी मुलाकात कबीर से हुई।
कबीर ऐसा इंसान था जो सामने वाले के दर्द को बिना बोले समझ जाए। धीरे धीरे हम करीब आने लगे। कई सालों बाद मैं पहली बार खुश थी, लेकिन शायद कुछ साए इंसान को खुश देख नहीं पाते। एक शाम कबीर ने मुझे प्रपोज किया। पूरा कैफे मोमबत्ती से सजा था। मैं रोते हुए हाँ कहने ही वाली थी कि जैसे ही कबीर ने मेरा हाथ पकड़ा, पूरे कैफे की लाइट एक साथ बुझ गई। एसी बंद हो गया और अचानक पूरा कमरा बर्फ जैसा ठंडा हो गया। कबीर तरस से चिल्लाया। उसका हाथ नीला पड़ चुका था, जैसे किसी ने उसे चलती बर्फ में डुबो दिया हो। और तभी कैफे के शीशे पर राख से एक शब्द उभर आया, मर्जात। हमारी शादी तय होने के कुछ दिन पहले की बात है। उस रात मैं हॉस्टल में अकेली थी। करीब 3 बजे अचानक मेरी आंख खुली। मुझे लगा जैसे कोई मेरी छाती पर बैठा है। सांस लेना मुश्किल हो रहा था। मैं हिल भी नहीं पा रही थी। धीरे धीरे मेरी नज़र छत की तरफ गई और मेरा खून जम गया। छत से एक बिना खाल वाला हाथ नीचे लटक रहा था। उसकी उंगलियां धीरे धीरे मेरे गले को छू रही थी। तभी कमरे के अंधेरे कोने से ताई जी की आवाज़ आई, मैंने तुझे मर्जात को सौंप दिया है। अब तू ना किसी की होगी ना कोई तेरा होगा। मैं चीखना चाहती थी, लेकिन आवाज़ नहीं निकली। और फिर मेरे कान के पास किसी ने फुसफुसाया, अब तेरी खुशियाँ मेरी है। अगली सुबह जब मेरी आँख खुली तो मेरे गले पर 4 काले निशान थे। ऐसे निशान जैसे किसी जले हुए हाथ ने मुझे पकड़ा हो। उसी दिन कबीर मुझे शहर के बाहर रहने वाले एक पुराने पीर बाबा के पास ले गया। जैसे ही बाबा ने मुझे देखा, उनका चेहरा उतर गया। उन्होंने तुरंत कमरे के सारे शीशे कपड़े से ढक दिए। फिर धीमी आवाज में बोले, बेटा, तेरे पीछे इंसान नहीं, भूखी चीज लगी है। मैं रोने लगी। तब बाबा ने जो बताया, उसने मेरी रूह हिला दी। मर्जात कोई जिन्न या भूत नहीं था। वो एक पुराना साया था जो इंसान की खुशियां खाकर जिंदा रहता था। जिस इंसान को उसे सौंप दिया जाए, उसकी जिंदगी में कभी सुकून नहीं बचता। न प्यार, न औलाद, न चैन, और उसे सबसे ज्यादा ताकत मिलती थी अपनों की नफरत से। बाबा ने कहा कि अगर 3 रातों तक अनुष्ठान पूरा हो गया तो शायद मैं बच सकती हूँ। पहली रात सिर्फ फुसफुसाहटें सुनाई दी। दूसरी रात कमरे की दीवार पर नाखूनों के निशान उभरने लगे। लेकिन तीसरी रात सब कुछ बदल गया। अचानक कमरे की सारी मोमबत्तियां बुझ गई। कबीर का चेहरा धीरे धीरे बदलने लगा। कुछ सेकंडों के लिए उसका चेहरा बिल्कुल ताई जी जैसा दिखने लगा। उसकी आवाज भी बदल गई। वो बोला, वो मेरी है। तभी कमरे की दीवारें जोर जोर से कंपने लगी और कमरे के बीचों बीच काले धुएं का एक लंबा साया खड़ा हो गया। उसकी आंखें जलते कोयले जैसी थी। मैं डर के मारे रोने लगी। तभी बाबा ने तुरंत एक तांबे की कील निकाली। उस पर कुछ पड़ा और पूरी ताकत से फर्श में गाड़ दी। अगले ही पल ऐसी चीख गूंजी जैसे 100 औरतें एक साथ रो रही हो। पूरा कमरा राख और धुएं से भर गया। अगली सुबह खबर आई, ताई जी की उसी रात मौत हो गई थी। लेकिन मरने से पहले उन्होंने अपनी दीवार पर राख से सिर्फ एक शब्द लिखा था, वापसी। मेरी और कबीर की शादी हो चुकी है। वो मेरा बहुत ख्याल रखता है। हमने शहर भी बदल दिया, लेकिन भाई, कुछ चीज़ें जगह बदलने से पीछा नहीं छोड़ती। आज भी जब कभी मैं और कबीर
रात में साथ बैठते हैं तो खिड़की के बाहर राख बिखरी हुई मिलती है और कई बार आधी रात को मुझे ऐसा लगता है जैसे कोई मेरे बिस्तर के नीचे बैठकर धीरे धीरे सांस ले रहा हो। तो दोस्तों, क्या सच में ताई जी ने अपनी ही भतीजी को एक शैतानी साये को सौंप दिया था, या फिर ये सब उस लड़की के टूटे हुए बचपन का वहम था? लेकिन एक सवाल आज भी बाकी है, अगर मर्जात खत्म हो चुका था तो हर रात वो राख आखिर कौन बिखेरता है? अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हमें जरूर बताएं। अगर आपके घर में हर सुबह राख मिले तो आप उस घर में रह पाएंगे?